नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि की मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो आज हम करेंगे तुगलक वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक। परिचय। तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन का सेनापति। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति था और तुगलक वंश का संस्थापक था और प्रथम शासक था। अन्य नाम क्या था इसका? गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था? गाजी मलिक। इसकी माता हिंदू जाट थी और पिता करोना तुर्क था और बलबन का दास था। कौन? इसका पिता करोना तुर्क जो था वो बलबन का दास था। चलिए, दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त। दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किसे किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक को। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैन्य कार्य क्या क्या काम किए इसने? मंगोलों को भारत से भगाया, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की, खुसरो शाह से दिल्ली छीना, 1320 में सुल्तान बना और अन्य नाम गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक। तो क्या क्या काम किए इसने? मंगोलों को भारत से भगाया, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की, मंगोलों को भारत से भगाने के बाद खुसरो शाह से दिल्ली को छीना और 1320 में सुल्तान बना। 1320 में सुल्तान की गद्दी पर बैठा। अन्य नाम क्या इसके? गाजी बेग तुगलक और गाजी तुगलक। चलिए, राजस्व प्रशासन। गयासुद्दीन तुगलक का राजस्व प्रशासन। लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग यह लगान लेता था। अकाल के समय भूमि कर माफ कर देता था। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह पर कर मुक्त जागीरें प्रदत्त करता था। तो राजस्व वसूली जो सरकारी कर्मचारी करते थे उनको हिस्से की जगह पर कर मुक्त जागीरें दे देता था, कर मुक्त जमीनें दे देता था। नस्ल एवं बटाई की प्रथा का प्रचलन शुरू किया गयासुद्दीन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को देश का। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा। किसने भेजा इसे? सुल्तान राजदूत बनाकर चीन किसने भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। किताब उल रहला की रचना की। किताब उल रहला किसकी है? इब्न बतूता की। याद रखना, बहुत बार आया है। किताब उल रहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी परिवर्तन। सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक दिल्ली से दौलताबाद लेकर गया। कौन? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन लेके गया? मोहम्मद बिन तुगलक लेके गया। इसे बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य कहा गया है। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य कहा गया, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेकर जाने वाला। इब्न बतूता का कथन, दिल्ली के नागरिकों को दंड देना। इब्न बतूता का कथन है दिल्ली के नागरिकों को दंड देना। के एम निजामी का कथन, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। के एम निजामी का कथन है कि देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। चलिए, दीवान अमीर कोही की स्थापना की। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किससे संबंधित था दीवान अमीर कोही? कृषि से संबंधित विभाग था दीवान अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की। कृषि की उन्नति के लिए नया विभाग कौन सा? दीवान अमीर कोही। मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता, अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों में अधीन लाना। कृषकों को मुख्य कार्य क्या थे? कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता करना, अधिकाधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना। चलिए, प्रथम सुल्तान क्या? हिंदुओं के त्योहारों होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक।
गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। गैर तुर्क जो तुर्क नहीं थे तथा भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। बरनी कटु आलोचक, बरनी इसका बहुत ही बड़ा आलोचक था। बरनी बंदायूनी का कथन, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो बंदायूनी का एक कथन था कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। ये याद रखिएगा, ये कथन बंदायूनी का है। सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए उनमें सबसे अधिक पढ़ा लिखा एवं शिक्षित था। चलिए, सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द। सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द, अल सुल्तान जिल्ली अला, सुल्तान ईश्वर की छाया है। सिक्कों पर उत्कीर्ण शब्द, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। यह इसने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाए थे। श्रवण सिक्के दिनार इब्न बतूता के अनुसार, इसने स्वर्ण सिक्के भी चलाए थे, दिनार जिन्हें कहते हैं, इब्न बतूता के अनुसार। बरनी के अनुसार 5 प्रमुख योजनाएं चलाई थी। दोआब में करवर्दी, देवगिरी राजधानी घोषित, सांकेतिक मुद्रा जारी की, खुरासान पर आक्रमण किया और कराचिल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 मुख्य योजनाएं बरनी के अनुसार कौन थी? दोआब में करवर्दी की, देवगिरी को राजधानी घोषित किया, सांकेतिक मुद्रा जारी की, खुरासान पर आक्रमण किया और कराचिल अभियान शुरू किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक रोजगार दफ्तर। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर शुरू किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर बनाया। गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल होती थी यहाँ पर और अधिकाधिक लोगों को रोजगार दिए फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर खोला नियुक्ति के लिए और गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल करके अधिकाधिक लोगों को रोजगार दिया। अनुवाद विभाग, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात, गरीब मुसलमानों के लिए, अनाथ स्त्रियों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए, विधवाओं के लिए, गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था के लिए और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था। तो दीवान खैरात एक संस्था की विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। और ये दीवान खैरात किसके लिए था? गरीब मुसलमानों के लिए, अनाथ स्त्रियों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था के लिए दीवान खैरात विभाग की स्थापना की। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, दारुल सफा, खैराती अस्पताल की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। कुशल हकीम की भी उपलब्धता की। तो दारुल सफा क्या था? खैराती अस्पताल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान, दासों की देखभाल हेतु एक पृथक विभाग की स्थापना की। दीवान बंदगान क्या था? दासों की देखभाल हेतु पृथक विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग लगवाए। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग लगवाए। अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया। वर्तमान में जो अम्बाड़ा है, जो मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लेके आए। टोपरा कहाँ? जो वर्तमान में अम्बाड़ा में है। मेरठ और दिल्ली से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली, मेरठ और टोपरा से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया। चलिए, लोक निर्माण विभाग, इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। 300 नवीन नहरों का निर्माण करवाया। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। 300 नवीन नहरों का निर्माण करवाया। और इसने कौन कौन से प्रमुख नगर बसाए? फतेहाबाद, हिसार, फतेहाबाद और हिसार हरियाणा में है। फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद यूपी। इन नगरों को बसाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बंगाल अभियान फिरोज शाह तुगलक का। पंडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा। इकदला का नाम आजादपुर रखा। मुख्य वास्तुकार कौन था फिरोज शाह तुगलक का? मलिक गाजी सहना। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। तो हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर था। शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 हिस्सा भाग
सरकार को दे। शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 भाग सरकार को दे। ये था हक ए सर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आया नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम राजा, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। इसके शासन में ही ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। पंजाब का सूबेदार खिज्जर खां स्वतंत्र हो गया। नुसरत शाह की चुनौती, नुसरत शाह ने इसे चुनौती दी। तैमूर का भारत पर आक्रमण, नासिरुद्दीन महमूद के समय ही तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन। तो नासिरुद्दीन महमूद के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है? शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम, ये दिल्ली से पालम तक ही रहता था। मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत, तो नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या? 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों ही नष्ट हो गए। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। तैमूर ने आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी ने तैमूर में आक्रमण किया था। चलिए 1413 ईस्वी में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन। तो 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन कर दिया। दौलत खां को दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन कर लिया। खिज्जर खां दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर विजय प्राप्त करके दिल्ली का सुल्तान बना। खिज्जर खां कौन था? जो पंजाब का सूबेदार था खिज्जर खां। तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार, तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार तथा इसने पंजाब को, खिज्जर खां ने स्वतंत्र किया था पंजाब को नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। खिज्जर खां सैयद वंश का संस्थापक। चलिए अब देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश बहलोल लोधी। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की किसने? बहलोल लोधी ने। अन्य नाम क्या था बहलोल लोधी का? बहलोल शाह गाजी। बहलोल लोधी का अन्य नाम बहलोल शाह गाजी। जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण विजय, जौनपुर पर विजय इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। तो लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में किसने? बहलोल लोधी ने। बहलोली सिक्कों का प्रचलन उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन। तो अकबर से पूर्व, अकबर के आने तक उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन था बहलोली सिक्के। जब तक अकबर का शासनकाल आए तब तक बहलोली सिक्कों का प्रचलन था। मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो बहलोल लोधी ने मृत्यु से पहले अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके दरबार में हिंदू सरदार कौन कौन थे? बहलोल लोधी के दरबार में राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद और राय दादू। कौन कौन थे दरबार में हिंदू सरदार बहलोल लोधी के? राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह और राय त्रिलोकचंद और राय दादू। चलिए लोधी वंश निजाम खां सिकंदर शाह। लोधी वंश का निजाम खां सिकंदर शाह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान बना। कौन? निजाम खां सिकंदर शाह। निजाम खां कौन था? बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान बना। लोधी वंश का महानतम शासक था कौन? सिकंदर शाह। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी निजाम खां सिकंदर शाह, या सिर्फ सिकंदर शाह भी मिल जाएगा। निजाम खां सिकंदर शाह ने की थी आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में और इसे अपनी राजधानी घोषित किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी आरंभ किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी आरंभ किया किसने? सिकंदर शाह ने। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद। लज्जत ए सिकंदर शाही गायन विद्या का ग्रंथ। लज्जत ए सिकंदर शाही क्या था? गायन विद्या का ग्रंथ था।
शहनाई सुनने का शौकीन था कौन? सिकंदर शाह। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? निजाम खां, सिकंदर शाह। अनाजों से जकात कर समाप्त कर दिया, अनाजों के ऊपर से जकात कर हटाया। चलिए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1598 ईस्वी, महाराणा सांगा से खातौली का युद्ध। इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा से खातौली का युद्ध, इब्राहिम लोदी परास्त हुआ। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ। ये याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526, अब ये भी याद रखनी पड़ेगी डेट। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के खिलाफ। इब्राहिम की पराजय हुई इसमें और युद्ध भूमि में ही मृत्यु हो गई। सल्तनत काल का प्रथम शासक जिसकी या प्रथम शासक या एकमात्र शासक जिसकी युद्ध भूमि में ही मृत्यु हुई कौन था? इब्राहिम लोदी। चलिए, फरिश्ता का कथन, इब्राहिम लोदी मृत्युपर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। फरिश्ता का कथन क्या था? इब्राहिम लोदी अपनी मृत्यु तक लड़ता रहा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया है। भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया, किसके अनुसार? नियामत उल्लाह के अनुसार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से वंश हुए हैं? संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, अराविडु वंश। संगम, सालू, तुल्लु और अराविडु वंश हुए विजयनगर साम्राज्य में। संगम वंश के संस्थापक हरिहरन बुक्का। संगम वंश के संस्थापक हरिहरन बुक्का। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू। तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह और अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल। अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल। क्रम से भी लगे हुए हैं ये, पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुल्लु वंश, फिर अराविडु वंश। चलिए संगम वंश देख लेते हैं। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का। मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। किसने? हरिहर बुक्का ने। मोहम्मद तुगलक से पराजय के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, पर संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में वापसी की। संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में वापसी कर ली। किसने? हरिहर बुक्का ने। शिक्षा प्राप्ति, हरिहर बुक्का की शिक्षा प्राप्ति गुरु विद्यारण्य एवं भाष्यकार सायण से। शिक्षा प्राप्ति हरिहर बुक्का ने किससे की? गुरु विद्यारण्य एवं भाष्यकार सायण से। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। बुक्का का पुत्र था कौन? हरिहर द्वितीय। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने? हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची की विजय। कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली और कांची पर विजय प्राप्त की। किसने? हरिहर द्वितीय ने। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला। श्रीलंका के राजा से भी राजस्व किसने वसूला? हरिहर द्वितीय ने। और हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? सबसे बड़ी सफलता क्या थी? बहमनी से बेलगांव और गोवा छीनना। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता थी बहमनी से बेलगांव और गोवा छीनना। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चलिए अब देख लेते हैं सालू वंश। सालू वंश, सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने 1485 से 90 ईस्वी में की थी। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने 1485 से 90 ईस्वी। संगम वंश के अंतिम शासक को हटाकर शासक बना। तो संगम वंश का अंतिम शासक को हटाकर नरसिंह सालू शासक बना और सालू वंश की स्थापना की। इम्माड़ी नरसिंह, नरसिंह सालू का पुत्र। इम्माड़ी नरसिंह, नरसिंह सालू का पुत्र वीर नरसिंह द्वारा हटाया गया, पद च्युत किया गया। वीर नरसिंह द्वारा इम्माड़ी नरसिंह को अपने पद से हटाकर तुल्लु वंश की स्थापना की। तो तुल्लु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने तुल्लु वंश की स्थापना की। चलिए देख लेते हैं तुल्लु वंश। तुल्लु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह की मृत्यु हुई 1509 ईस्वी में। वीर नरसिंह का उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय बहुत ही महत्वपूर्ण एक शासक हुआ तुल्लु वंश का। वीर नरसिंह का उत्तराधिकारी कृष्ण देव राय।
कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह को हराया। गोलकुंडा के युद्ध में कुली कुतुब शाह को हराया। शासनकाल साहित्य का क्लासिकल युग। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को क्या कहते हैं? साहित्य का क्लासिकल युग तथा तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। तेलुगु के 8 महान विद्वानों एवं कवियों को संरक्षण दिया। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। चलिए, शासनकाल कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय शासनकाल, इसके शासनकाल को क्लासिकल युग कहा जाता है, साहित्य का क्लासिकल युग। उत्कृष्ट कवि एवं लेखक। कृष्णदेव राय एक बहुत ही उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय की एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है और ये बहुत बार पूछी गई है। अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित? तुलु वंश से। कृष्णदेव राय ने स्थापना की नागलपुर नगर की। शहर की स्थापना नागलपुर नगर। मंदिर निर्माण विठल स्वामी और हजारा मंदिर निर्माण करवाया कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने विठल स्वामी और हजारा मंदिर के निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में विदेशी यात्री डोमिंगो पायस विदेशी यात्री आया कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कृष्णदेव राय के युद्ध कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक से युद्ध हुआ और इसमें कुली कुतुब शाह परास्त हुआ। उपाधि कृष्णदेव राय ने उपाधि धारण की आंध्र भोज की। कृष्णदेव राय ने उपाधि धारण की आंध्र भोज की। संरक्षक कृष्णदेव राय किसके संरक्षक थे? अष्टदिग्गज के। अष्टदिग्गज के संरक्षण थे कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अराविडु वंश। अराविडु वंश सदाशिव राव तुलु वंश को अपदस्थ कर अराविडु वंश की स्थापना किसने की? 1570 ईस्वी में तिरुमल ने की थी। तो तिरुमल ने 1570 ईस्वी में अराविडु तुलु वंश के सदाशिव राय को अपने पद से हटाकर अराविडु वंश की स्थापना की थी। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन। वेंकट द्वितीय अराविडु वंश का वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था और इनका मुख्यालय कहाँ था? चंद्रगिरी मुख्यालय था। किसका? अराविडु वंश का। शिष्ट क्षय रेखा विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत। विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत 58वें अस्थवन केंद्रीय राजस्व विभाग। 58वें अस्थवन केंद्रीय राजस्व विभाग विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है। शिष्ट या क्षय रेखा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल है। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल है क्या? हम्पी। और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में ही है विरूपाक्ष मंदिर। चलिए तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर की संयुक्त सेना बनाम विजयनगर। बीजानगर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर की संयुक्त सेना तथा विजयनगर के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। बरार वंश था उसने संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं था। बरार संयुक्त सेना में सम्मिलित नहीं था। फरिश्ता युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया। फरिश्ता के अनुसार युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया। वास्तविक क्षेत्र कौन सा था जहां पर युद्ध लड़ा गया? वो वास्तविक क्षेत्र था राक्षसी एवं तंगड़ी ग्रामों के मध्य स्थित था वो क्षेत्र जहां पर तालीकोटा का युद्ध हुआ था और फरिश्ता के अनुसार वो जगह थी तालीकोटा। चलिए तत्कालीन विजय शासक सदाशिव राय। तत्कालीन विजयनगर शासक कौन था? सदाशिव राय। और वास्तविक शक्ति मंत्री के हाथ में थी राम राय। वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? मंत्री था राम राय, उसके हाथ में थी वास्तविक शक्ति। सदाशिव राय किस वंश का था? तुलु वंश का शासक था सदाशिव राय।
हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया। हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया। चलिए, दिल्ली सल्तनत विभिन्न वंशों की कला अवधि व प्रशासनिक विभाग। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों की कला अवधि एवं प्रशासनिक विभाग। तो कार्यकाल देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, सैयद वंश 1414 1451, सैयद वंश 1414 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412 और सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा इसमें? तुगलक वंश का। चलिए, इनके विभाग देख लेते हैं। तुगलक वंश में किन किन विभाग की स्थापना हुई थी? दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज किससे संबंधित था? राजस्व विभाग। दीवाने मुस्त खराज राजस्व विभाग से संबंधित था। किसने स्थापना की थी इसकी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग किसने की थी इसकी भी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित और इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए खैरात दान विभाग से संबंधित था। दीवान ए खैरात किसने स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने दीवान ए खैरात। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। ये किसका था? फिरोज तुगलक का। फिरोज तुगलक का। दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात दान विभाग फिरोज तुगलक और दीवान ए बंदगान दास विभाग फिरोज ए तुगलक। चलिए, सैन्य संगठन देखते हैं। सैन्य संगठन, दिल्ली सल्तनत काल के सैन्य संगठन। दशमलव प्रणाली पर आधारित। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान कौन था? सरेखेल। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल होता था। 10 सरेखेल एक सिपाही सालार। 10 सरेखेल पर एक होता था सिपाही सालार और 10 सिपाही सालार पर होता था एक अमीर। 10 अमीर पर एक मलिक और 10 मलिक पर एक खान होता था। सेना का मुख्य सेनापति सुल्तान होता था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरेखेल होता था। 10 सरेखेल एक सिपाही सालार, 10 सिपाही सालार पर एक अमीर और 10 अमीर पर एक मलिक, 10 मलिक पर एक खान और सेना का मुख्य सेनापति सुल्तान होता था। सल्तनत काल की मुद्रा। 2 प्रमुख मुद्राएं थी, टका चांदी का और जित्तल तांबा का। इनका अनुपात क्या था? टका और जित्तल का 1:48। एक टंका बराबर है 48 जित्तल के बराबर होता था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के। सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम अंकित था। क्या नाम था उसका? खलीफा अल मुस्तसिम। चलिए, कर निर्धारण। कर निर्धारण की क्या प्रक्रिया थी इनकी? कर निर्धारण फिरोज तुगलक। कुरान के नियमानुसार कर निर्धारण करता था फिरोज तुगलक। 4 कर लगाने की अनुमति थी, खराज, जजिया और खुम्मस और जकात। खराज, जजिया, खुम्मस और जकात। खुम्मस था लूट के धन पर कर। लूट के धन पर कर था खुम्मस। जजिया धार्मिक कर था जजिया। सिकंदर लोधी गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोधी ने। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम स्तर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी होता था। ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी होता था। विजारत। विजारत इस्लाम संविधान में मान्यता एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। प्रथम वजीर अब्बास फजल बिन अहमद महमूद गजनवी के शासन काल में आया था। अब्बास फजल बिन अहमद। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर, राजस्व विभाग का प्रधान वजीर होता था। तुगलक काल का स्वर्णकाल था। तुगलक काल स्वर्णकाल होता था। तुगलक काल। फिरोज तुगलक के समय चरमोत्कर्ष।
फिरोज तुगलक के में विजारत का चरमोत्कर्ष था और तुगलक काल में स्वर्ण काल था विजारत का। दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य। शासक और निर्माण कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण कार्य किए? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुव्वत उल इस्लाम की मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया। इल्तुतमिश सुल्तान गढ़ी का, हौज ए शमशी का, शमशी ईदगाह का। इल्तुतमिश ने किसका निर्माण कार्य किए? सुल्तान गढ़ी का, हौज ए शमशी, शमशी ईदगाह और अतरकिन दरवाजा। जमात ए खाना, पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी थी? जमात ए खाना। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद जमात ए खाना। शासक और निर्माण कार्य, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, अलाई दरवाजा, जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितुन, हौज ए अलाई। अलाई दरवाजा, जमात ए खाना मस्जिद, हजार सितुन, हौज ए अलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी, उखा मस्जिद, मुबारक शाह खिलजी। बलबन ने बलबन का मकबरा, बलबन ने क्या निर्माण कराया? बलबन का मकबरा। बलबन द्वारा निर्मित विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा, विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा। कुतुब मीनार निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ, इसे पूरा किया इल्तुतमिश ने। चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त होने पर चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कर दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त होने पर चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। स्थापत्य, स्थल और स्थापत्य, गुलबर्गा जामा मस्जिद, गुलबर्गा जामा मस्जिद दिल्ली, कुव्वत उल इस्लाम, मालवा जहाज महल कहाँ? मालवा में, जौनपुर अटाला मस्जिद जौनपुर में, गुलबर्गा में जामा मस्जिद, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम। वास्तुशैली और संबंध राजवंश, वास्तुशैली और संबंधित राजवंश। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य दीवारों का वास्तुशैली किसकी थी? सरकी राजवंश की। मेहराब के निचली सतह पर कमल कली की झालर की वास्तुशैली किसकी थी? खिलजी वंश की। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर राजवंश और अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक राजवंश में। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी राजवंश, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी राजवंश और स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर राजवंश और अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक राजवंश में। सल्तनत कालीन विविध कृति और लेखक और उनकी रचना। जवामिउल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफीकी, हकाइक हिंदी अब्दुल वाहिद विलग्रामी, कुंजुल तिजार बलक अल कबायाकी और तहीजुबुल अखलाक इबन मिस्काविया। चलिए दक्षिण भारतीय राजवंश और संबंधित राजधानी। पल्लव कांची, पल्लवों की राजधानी कांची, पांड्यों की राजधानी मदुरा, यादवों की राजधानी देवगिरी, काकतीय की राजधानी वारंगल। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरा, यादवों की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। सल्तनत काल। अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग से संबंधित थे। अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग से संबंधित थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। अमीर सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी गई संज्ञा अमीर। इनका प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था, तो अमीर जैसे प्रभावशाली पदों की अधिक प्रभाव होता था जब सुल्तान अयोग्य होता था, निर्बल होता था अथवा अल्पवयस्क होता था। शासनकाल। तुगलक वंश का शासन सबसे अधिक दीर्घकालिक था। तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। खिलजी वंश का शासन सबसे कम समय तक था। खिलजी वंश का शासन। विभाग और कार्यविधि। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था।
दीवान ए रिसालत धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों की देखरेख करता था। दीवान ए रिसालत। दीवान ए वजारत वित्तीय मामले या राजस्व विभाग से संबंधित था। दीवान ए वजारत। और दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान ए इंसा। सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवान ए इंसा। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कल हम करेंगे दिल्ली सल्तनत का साहित्य। दिल्ली सल्तनत काल का साहित्य कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।